नमस्ते दोस्तों, मैं साविता ठाकुर फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे धान की नई प्रजाति के बारे में, जानेंगे खाद्यान्न उत्पादन के नए आंकड़ों को, समझेंगे डीबीटी योजना क्या है और साथ ही बताएंगे कि राजस्थान के किसानों को कौन सी नई खेती मुनाफा दिला सकती है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व स्तर पर पहली बार धान की एक नई प्रजाति विकसित की है। धान की इस नई प्रजाति में दूसरे धान की किस्मों के मुकाबले 11% प्रोटीन की मात्रा भी अधिक है। ओडिशा के कटक में आयोजित एक जनसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि भारत के कृषि वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। विश्व में पहली बार धान की नई प्रजाति CR धान 310 विकसित की गई है। धान की इस नई प्रजाति की खासियत ये है कि इसमें 11% प्रोटीन है, जबकि दूसरी किस्म के धानों में केवल 6 से 7% तक प्रोटीन होता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI के वैज्ञानिक एक ऐसी विधि विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके सफल होने पर संकर चावल की खेती करने के लिए किसानों को बाजार से संकर चावल के बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान आदि योजनाओं का भी जिक्र किया। देश में अभी तक गेहूं उत्पादन को लेकर जितने भी अनुमान लगाए गए हैं, उनके मुताबिक गेहूं की पैदावार में कमी का आंकड़ा जारी किया गया है। लेकिन कृषि मंत्रालय के जारी नई रिपोर्ट ने गेहूं के कम उत्पादन की अटकलें खत्म कर दी हैं। कृषि मंत्रालय ने साल 2015-16 के लिए देश में गेहूं के उत्पादन अनुमान में कटौती के बजाय इजाफा किया है। साल 2015-16 के लिए जारी हुए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 940.4 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है। इससे पहले दूसरे अग्रिम अनुमान में गेहूं उत्पादन 938.2 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 75 लाख टन से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल देश में सिर्फ 885.3 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और खराब मौसम के कारण गेहूं की क्वालिटी पर भी असर पड़ा था। इस साल गेहूं की कटाई के समय देश भर में मौसम फसल के अनुकूल था, जिससे फसल के खराब होने की आशंका भी नहीं है। कपास उत्पादक राज्य तेलंगाना में इस साल भी कपास का उत्पादन घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में कपास किसानों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, इसके चलते राज्य सरकार ने कपास किसानों को दूसरी खेती करने की हिदायत दी है। दक्षिण भारत में कपास की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाले राज्य तेलंगाना में अगले साल कपास सीजन के दौरान भी कपास का उत्पादन घटने की आशंका है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के किसानों को आने वाले खरीफ सीजन के दौरान कपास की जगह दूसरी फसलों की खेती करने को कहा है। तेलंगाना कृषि विभाग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और इस वजह से भारतीय बाजार में कपास के भाव घट रहे हैं। भाव कम होने की वजह से किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के किसान कपास की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल देश में सरसों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। अभी तक सरसों के उत्पादन में जितने भी अनुमान लगाए गए हैं, उनसे सरसों उत्पादन में भारी बढ़ोतरी के आंकड़े मिल रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा आवक रबी सीजन में पैदा होने वाले तिलहन सरसों की हो रही है। इस साल देश में सरसों के उत्पादन को लेकर अब तक जितने भी अनुमान लगाए गए हैं, सब में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है। खुद सरकार ने अपने अनुमान में इस साल करीब 9% ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान जारी किया है। ज्यादा उत्पादन होने के अनुमान से इस साल सरसों के तेल के आयात में गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2015-16 में सरसों तेल का आयात वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले
4% से ज्यादा घटा है। वहीं सरसों खल का निर्यात पिछले सालों के मुकाबले बुरी तरह घटा है। इस साल देश में दलहन उत्पादन में कमी आ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दलहन की पैदावार पिछले 6 सालों के निचले स्तर तक रह सकती है, जिसमें चने के उत्पादन अनुमान में 6 लाख टन तक की कटौती की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हुए साल 2015-16 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन का उत्पादन 259 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16 लाख टन कम है। जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल सोयाबीन का उत्पादन 79.20 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं सरसों उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। सरसों का उत्पादन 68.50 लाख टन रहेगा। इसके अलावा मूंगफली के उत्पादन अनुमान में भी कटौती की गई है। मूंगफली का उत्पादन 68.90 लाख टन तक रह सकता है। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के उत्पादन अनुमान में 6 लाख टन से ज्यादा की कटौती की गई है। जारी अनुमान के मुताबिक इस साल देश में चने का उत्पादन 74.80 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। आने वाले दिनों में सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि चावल की महंगी कीमतें भी आम आदमी की जेब ढीली कर सकती है। केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल चावल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 21 लाख टन तक घट सकता है। केंद्र सरकार ने चावल के उत्पादन में कटौती का अनुमान लगाया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चावल का उत्पादन 21.2 लाख टन कम रहने का अनुमान जारी किया गया है। पिछले साल देश भर में 1054.8 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था और इस साल 1033.6 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि मौसम की परिस्थितियों के मुताबिक चावल के पैदावार में उतार चढ़ाव आने की आशंका बनी हुई है। टमाटर की खेती करने वाले किसानों के हाथ निराशा लग रही है। कहा जा रहा है कि टमाटर का हाल प्याज जैसा ही हो सकता है। किसी समय 40 से 50 रुपए बिकने वाला टमाटर अपनी लाली खो चुका है और अब ये 10 रुपए या इससे भी नीचे बिक रहा है। इस दाम से आम लोगों को तो राहत मिल रही है, लेकिन किसानों को उनकी सही लागत नहीं मिल पा रही है। रेहड़ी और ठेलों पर प्याज अभी भी 15 से 20 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। वहीं टमाटर 10 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पंजाब में महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में प्याज आता है। वहाँ प्याज 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और ऐसी ही कुछ हालत टमाटर की भी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू होंगे पर्यावरण की कुछ खास खबरों से। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही एक नई योजना लागू कर सकती है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पीएफ के पैसे के बदले घर दिए जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बने, इसके लिए सभी राज्य सरकारें कोई ना कोई पहल कर रही हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली यानी IWMS पर एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कचरे के बेहतर प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वेब आधारित एप्लीकेशन www.iwms.nic.in लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये हानिकारक कचरे से वास्ता रखने वाले सभी उद्योगों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन से हानिकारक कचरे की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। राजस्थान देश के गर्म क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की भूमि रेतीली है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब राजस्थान के किसान विदेशों में उगाई जाने वाली क्विना सब्जी की खेती कर सकते हैं। ये ऐसी सब्जी है जो राजस्थान के किसानों को मुनाफा दिला सकती है। आइए जानते हैं कैसे। राजस्थान में अब दक्षिणी अफ्रीकी देशों में होने वाली क्विनवा की खेती की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर इसकी खेती भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में शुरू की गई थी, जिसकी सफलता के बाद अब इसकी खेती पूरे प्रदेश में की जाएगी।
क्विनवा बथुआ प्रजाति की सब्जी होती है। इसके बीज को सब्जी, सूप, दलिया और रोटी के रूप में खाया जाता है। इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से क्विनवा को सुपर फूड और मदर ग्रेन भी कहा जाता है। क्विनवा क्षारीय बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है। क्विनवा का पेड़ सूखा और पाला सहन करने के साथ ही कीट और रोग सहनशील भी है। राजस्थान की जलवायु में ये पूरी तरह से ढल सकता है, इसीलिए इसकी खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दुबराज धान की किस्मों को लेकर नई शुरुआत हो रही है। कभी दुबराज का अस्तित्व खतरे में था, लेकिन अब कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर नए शोध किए हैं और इसे फिर से जीवित करने का काम शुरू कर दिया है। दुबराज धान की पैदावार छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, जिसको लेकर यहाँ के किसान काफी परेशान थे। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से धान की उन्नत किस्म की फसल को खोजने में सफलता हासिल की है, जिसके जरिए कृषि वैज्ञानिकों ने इस धान की लंबाई से लेकर इसकी पैदावार को भी बढ़ा दिया है। इससे पहले दूर दराज धान का उत्पादन प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल तक होता था, लेकिन अब इसका उत्पादन प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक किया जा सकता है। छमाही आधार पर टीकाकरण योजना की शुरुआत से मवेशियों में होने वाली खुरपका और मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों का स्तर पिछले एक दशक में काफी घट गया है। आने वाले सालों में भारत खुरपका मुंहपका मुक्त देशों में भी शुमार हो जाएगा। भारत जल्द ही खुरपका व मुंहपका मुक्त देशों में शुमार हो जाएगा। मवेशियों में होने वाले संक्रामक रोग मुंहपका खुरपका को नियंत्रित करने में भारत को बड़ी सफलता मिली है। पिछले एक दशक में इस संक्रामक रोग का प्रभाव 2500 से घटकर मात्र 300 के करीब रह गया है। देश में खुर वाले 50 करोड़ पालतू पशुओं में इस संक्रामक रोग के फैलने की आशंका रहती है। इसमें गौवंश, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवर शामिल हैं। साल 2005 के दौरान देश में 2270 जगहों पर इसके प्रकोप की खबरें थी। अब 2015 में ये घटकर मात्र 109 जगह पर रह गया है। देश के 351 जिले में शुरू किया गया छमाही आधार पर टीकाकरण योजना के जरिए इस संक्रामक रोग पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है और इस योजना का शुभारंभ जल्द ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी शुरू किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर विकास करने के लिए जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए 10 भाषाओं में छात्रों को फ्री में 500 से अधिक कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार इस साल स्वयं नामक ऐप के जरिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 10 भाषाओं में 500 से अधिक कोर्स छात्रों को उपलब्ध करवाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वयं नामक इस ऐप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए कोर्सों को विकसित किया जाएगा और ये सभी कोर्स छात्रों को मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही एक नई योजना लागू कर सकती है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पीएफ के पैसे के बदले घर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके लागू होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक रिटायरमेंट के लिए जोड़ी गई रकम के बदले सस्ते घर पा सकेंगे। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अभी ये योजना शुरुआती चरणों में है और इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सरकार इस बात से चिंतित है कि बड़ी तादाद में लोग ईपीएफ का पैसा रिटायरमेंट के पहले निकाल कर खर्च कर देते हैं। इसी हालात में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार इस नई पहल पर काम कर रही है। ओडिशा के किसानों के लिए डीबीटी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के जरिए किसान अब बीज अनुदान की राशि सीधे अपने बैंक खाते में ही पा सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अब किसान बीजों की खरीद के लिए और अपने बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए स्वयं का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि योजनाओं के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे गुजरात सरकार की एक नई पहल के बारे में। उत्तर प्रदेश के मजदूर पेट भरकर दोपहर का खाना खा सकें, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस पर सस्ता भोजन योजना की शुरुआत की है, जहां पर 10 रुपए में मजदूर पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। गुजरात के किसानों और ग्रामीणों के लिए राज्य सरकार ने कृषि व्यवसाय नीति की घोषणा की है। इस नीति के जरिए राज्य में 1 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे और साथ ही खाने पीने की वस्तुओं में भी हो रहे मिलावट को कंप्यूटर के जरिए रोका जाएगा। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आणंद से कृषि महोत्सव 2016 का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और ग्रामीणों के लिए कृषि व्यवसाय नीति की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर के जरिए दूध में मिलावट को रोका जाएगा और नीम कोटेड खाद से उसके औद्योगिक दुरुपयोग को रोका जाएगा। नई कृषि व्यवसाय नीति के जरिए राज्य कृषि आवक को 4 गुना तक किया जाएगा। पंजाब भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड की भगत पूरण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत भवन निर्माण श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक के मुआवजे और बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। पंजाब सरकार ने पंजाब भवन व अन्य निर्माण श्रमिक भलाई बोर्ड से जुड़े निर्माण का कार्य करने वाले श्रमिकों को भगत पूरण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाने का निर्णय लिया है। अभी तक आटा दाल नीले कार्ड धारक, जे फार्म धारक किसान और छोटे व्यापारियों को ही इस योजना का लाभ मिलता था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक के निशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है, लेकिन अब इस योजना के तहत श्रमिक सहित उसके परिवार के 5 सदस्य सालाना 50,000 रुपए तक निशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं और साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या शारीरिक रूप से अशक्त होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का मुआवजा और बीमा लाभ भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मजदूर पेट भरकर दोपहर का खाना खा सकें, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस पर सस्ता भोजन योजना की शुरुआत की है, जहां पर 10 रुपए में मजदूर पेट भरकर खाना खा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों के लिए सस्ता भोजन योजना की शुरुआत की है। अब यूपी सरकार 10 रुपए में मजदूरों को भर पेट दोपहर का भोजन देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को बधाई दी और मजदूरों को 1000 साइकिल बांटी और समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। इसके अलावा प्रदेश के श्रम विभाग के पंजीकृत मजदूरों को अब सरकार की ओर से साइकिल दी जाएगी, जिससे वो कम समय में अपने घर से आ जा सके। अगर आप चंडीगढ़ के निवासी हैं और आप दूध का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ के 75% लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लॉन्च की गई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। वैन में तैनात स्टाफ का कहना है कि रोजाना उनके पास 20 से 22 लोग फूड टेस्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनमें से 15 से 18 लोग सिर्फ दूध की जांच के लिए आ रहे हैं और दूध के सैंपल्स में पानी की मिलावट पाई जा रही है। इसके साथ ही टेस्टिंग वैन में जहां दूध में पानी की मिलावट पाई जा रही है, वहीं मार्केट में बिक रहे दूध में मिलावट नहीं पाई जा रही है। चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट के डीओ डॉक्टर सुखविंद्र का कहना है कि अच्छी बात है कि लोग खाने पीने की चीजों को लेकर अवेयर हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि दूध के सैंपल्स में पानी की मिलावट के अलावा किसी और चीज की मिलावट नहीं पाई जा रही है। अब विद्यार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वही स्कूल उन्हें अब ये सारे काम करवा के देगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों की जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र
5वीं से 8वीं कक्षा में उनके पढ़ाई के दौरान ही देने को कहा गया है। ये कदम इसलिए मायने रखता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली छात्रवृत्ति में देर होने की शिकायतें आती रहती हैं। इसके अलावा नागरिक अक्सर मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत करने लगते हैं। राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब दाढ़ी और केश कटवा चुके, धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वाले सिखों को धार्मिक निकायों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सिख गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम 2016 ने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों के प्रशासन का विनियमन करने वाले 91 साल पुराने कानून के प्रावधानों को बदल दिया है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के तहत मतदाता के तौर पर पंजीकृत 21 साल से अधिक उम्र का हर सिख अपने पंथ के सर्वोच्च निकाय सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी SGPC के चुनाव में मतदान करने की पात्रता रखता है। इस कानून के लागू होने के बाद दाढ़ी या केश कटवाने वाले, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले और किसी भी व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।